आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर में कई दूसरा वीडियो है उसको करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। डिफरेंट कंडीशंस में वर्क कैसे होगा उसको देखते हैं। अब क्या है ना, एक बॉडी लिया, एक बॉडी पर अब जानते हो जो वर्क करने के लिए फोर्स ज़रूरी है। फोर्स लगे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क कहा जाता है। लेकिन हमारा जनरल कंसेप्ट में जो मीनिंग है वर्क का वो अलग है। एक बच्चा मैदान में दौड़ रहा है, खेल रहा है तो वर्क नहीं कर रहा है, हम जनरली समझते हैं, लेकिन वो भी वर्क कर रहा है फिजिक्स के लैंग्वेज में, क्योंकि वहाँ पर बच्चा फोर्स लगा के उस पर बच्चे पर फोर्स लगता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जहाँ फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट हो उसी को वर्क समझेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में। चलिए बाकी हम जो वर्क का हमारा कंसेप्ट है उसको छोड़ते हैं और फिजिक्स का जो कंसेप्ट है उसको लेकर चलते हैं। तो वर्क होने के लिए क्या होना चाहिए, बॉडी पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगना चाहिए और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो वर्क होना हम समझेंगे। अब चलिए, अब मैं लिया एक बॉडी है, इस पर फोर्स लग रहा है एफ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पर फोर्स लग रहा है, थीटा डिग्री पर। तो एफ का दो कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको एफ कॉस थीटा कहेंगे, और ये वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कहेंगे, एफ साइन थीटा कहेंगे। अब क्या है, बॉडी डिस्प्लेस किधर हो रहा है उसको देखेंगे। बॉडी यहाँ से यहाँ चला आया तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, फोर्स का किस कंपोनेंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क किसके द्वारा हुआ, तो इसके द्वारा, इस फोर्स के चलते हुआ। तो हमारा वर्क बराबर क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement, along displacement into displacement, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, into डिस्प्लेसमेंट। ये भी लिख सकता हूँ, दूसरे ढंग से भी इसको लिखा जा सकता है, फोर्स एंड प्रोजेक्टेड डिस्प्लेसमेंट एलोंग फोर्स, ये भी लिख सकते हैं। तो हम एक कंपोनेंट लिया, जिधर फोर्स लगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर उसका कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो हमारा वर्क हो गया। तो क्या हुआ, एफ कॉस थीटा इधर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना दूर बॉडी गया, एस, तो ये हो गया वर्क डन। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब वेक्टर पढ़े हो, डॉट प्रोडक्ट का मेरा एक अलग वीडियो है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, पहले बहुत पहले बनाया था, मैथमेटिकल फिजिक्स में उसको बनाया हुआ है, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने मैथ का सारा चीज़ समझने की कोशिश किया। जो बीच में जो मैथमेटिकल टॉपिक्स आए तो हम उसको अलग से नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए वर्क पावर एनर्जी में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसका अलग से एक वीडियो है। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, W बराबर हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है, W इक्वल टू एफ डॉट एस, क्योंकि आप जानते हो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, आप पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट में। तो ऐसा हुआ तो एफ एस डॉट, इसलिए वर्क क्या है, तो स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। हियर वर्क इज द, क्या है, वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड एस, देयरफॉर एंड एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क क्या है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब क्या है, आगे पढ़ेंगे जो वर्क का क्या वैल्यू होगा और वर्क होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसको देखेंगे। वर्क होने के लिए क्या ज़रूरी है, आपको मिल गया W बराबर एफ एस कॉस थीटा एफ डॉट एस। तो वर्क होने के लिए क्या, इसमें वर्क का डेफिनेशन में आपको वर्क का भले एक्सप्रेशन में तीन चीज़ आता है, एफ एस कॉस थीटा। अब तीनों में से कोई भी वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जीरो कब होगा, उसकी कंडीशंस को थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि हम बाद में वर्क डन कब कब जीरो समझेंगे, क्वेश्चन इस पर ऑब्जेक्टिव
बहुत बार पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए जो वर्क डन जीरो कब कब होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वर्क डन जीरो, वर्क W इक्वल टू जीरो इफ अगर पहला कंडीशंस A क्या होगा, F इक्वल टू जीरो, F जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। कैसे? अब F कब जीरो होगा, अब इसको देखिए, कोई बॉडी है, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। इस पर मूव कर रही है बॉडी मूव कर रही है, इसमें व्हील भी लगा दिया जाए, फ्रिक्शन घट जाए। और देखते हैं ये कुछ डिस्टेंस गई, कितना दूर गई, यहाँ से लेकर यहाँ ये डिस्टेंस गई। यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर भी वेलोसिटी है vi है, vi इनिशियल वेलोसिटी भी v है, अब फाइनल वेलोसिटी भी v है। तो हमने देखा थोड़े से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद जो वेलोसिटी में कोई कमी नहीं आई, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, यह जीरो हो गया। जब चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। आप पढ़े होंगे जो vf माइनस vi बराबर क्या होता है, at होता है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये at क्या होगा, जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। अब है जो vf भी उतना ही है, vi भी उतना ही है, और t रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वर्क डन में क्या होता है, एक फार्मूला आप लिखेंगे, एफ एस लिखें तो वहाँ पर एम एस भी लिख सकते हैं, एम एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो एस कॉस थीटा जो कुछ भी रहे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो गया। तो दूसरा कंडीशन है यदि फोर्स ही जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन जीरो बन जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। ये 9th क्लास में भी हमने इसको इस तरह का चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, आज बच्चे पढ़ लेते हैं। अब क्या है, बी कंडीशंस, इसका बी कंडीशंस वर्क डन कब जीरो होगा, जब एस जीरो होगा। एस जीरो कब होगा, अब इसको दिखाते हैं। हमारा डिस्प्लेसमेंट से मतलब क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट से मतलब है जो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एस जीरो होगा। अब मान लो ये एक बहुत बड़ा दीवार है, स्ट्रॉन्ग दीवार है, इसको एक पहलवान भाई क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं और ठेल रहे हैं, और दीवार अपने जगह से हिल डुल नहीं रहा, डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो चलिए, फोर्स अप्लाइड ऑन ए वॉल, फोर्स अप्लाइड ऑन ए स्ट्रॉन्ग वॉल, मजबूत वॉल पर फोर्स लगा रहे हैं ऑन ए स्ट्रॉन्ग वॉल। तो क्या हुआ, एस जीरो हो गया, तो W बराबर क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। अब क्या है, एफ एस का वैल्यू जीरो, कॉस थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आ गया। तो आपने बी कंडीशंस भी देख लिया। अब है आपका कॉस थीटा जीरो कब होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू जीरो कब होता है, जब कॉस थीटा का वैल्यू π/2 होता है। तो चलिए सी कंडीशंस इसको देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ और वर्क डन जीरो होने के लिए तीसरा कंडीशंस को भी समझ लेता हूँ। अब क्या है ना, कोई आदमी तीसरा एक सी लिख दिया हो, तो ए बी सी लिख, चलिए एक कुली क्या कर रहा है, कैरीज ए लगेज को क्या कर रहा है, कैरीज ए लगेज। तो इस हालत में वो कितना वर्क कर रहा है देख लीजिए। ये कुली है, कुली क्या अपने माथे पर भारी लोड लिया हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है। अब क्या है ना, ये आगे जा रहा है, तो अब लोड को ऊपर की तरफ फोर्स लगा के होल्ड किया हुआ है, आगे बढ़ रहा है। तो थीटा कितना हो गया, π/2। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस π/2। कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है, कॉस π/2 का वैल्यू जीरो होता है। तो W क्या हो गया, एफ एस कुछ भी रहे, ये जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो हो गया। तो तीन कंडीशंस आपने देखा जो वर्क डन कब जीरो हो सकता है।
अब वर्क डन 0 नहीं होगा जब ये कंडीशंस नहीं रहेगा। अब चलिए एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनाता हूँ, ठीक है। अब क्या है ना, एकदम सिंपली अब न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो अब क्या है, यानी cos π/2 होने का मतलब क्या हुआ? cos π/2 का मतलब हुआ कि कोई बॉडी इधर मूव कर रहा है, बॉडी इधर मूव कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उसका परपेंडिकुलर। तो फोर्स जब लगे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें बहुत सारा एग्जांपल आता है। यदि आप कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, कोई बॉडी, चौथा भी लिख लीजिए D, व्हेन F परपेंडिकुलर टू V, F क्या हो? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। अब कोई सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इस पर फोर्स लग रहा है, ये V है, इस सेंटीपिटल F है, तो कितना एंगल बना? 90। तो चलें इस पर हम जब लिखेंगे W = FS cos थीटा, तो cos कितना आ जाएगा? FS cos π/2, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये भी FS कुछ भी रहे तो ये 0 हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। तो कोई और बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट होता है। अब फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स, विच इज कॉज ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। तो इस तरह से दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 बन गया। तो वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये सारे कंडीशंस था वर्क डन 0 होने का। अब चलिए अब एक दो कंडीशंस पढ़ेंगे जो वर्क डन कब होगा। तो इतना ध्यान रखना है जिधर फोर्स लगे उधर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हम फोर्स के द्वारा वर्क करते हैं तो फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और कोई बॉडी किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो उसमें दोनों कंपोनेंट के द्वारा वर्क होगा, तो दोनों कंपोनेंट आप कुछ चेक करेंगे। अब चलिए एक दो न्यूमेरिकल सिंपल बनाते हैं और अपने जो इस पर जो पढ़े हैं उसके कंसेप्ट को थोड़ा सा बूस्टअप कर लेते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, मैं एक दो क्वेश्चन इस बुक से देखता हूँ, NCERT से भी देखूँगा। हाउ मच इज वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन। क्वेश्चन है जे हाउ मच वर्क इज डन इन पुलिंग ए बॉक्स 2 मीटर अक्रॉस ए टेबल। ये बॉक्स है, इसके टेबल की अक्रॉस 2 मीटर खींच रहे हैं, अक्रॉस ए टेबल टॉप विथ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 35 न्यूटन। 35 न्यूटन फोर्स लगाया और इसको कहाँ से कहाँ खींच लेके चला आया? 2 मीटर। ये फोर्स लगाया, कहाँ से कहाँ ले गया? 2 मीटर वर्क ले गया। तो हमारा वर्क का फार्मूला क्या है? W = FS cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए फोर्स और ये S है, फोर्स भी इधर और S भी इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा 0 हो गया। तो हम W = यहाँ पर FS, क्योंकि cos यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 है, cos 0, तो FS हो गया। F का वैल्यू कितना है? 35 न्यूटन। S का वैल्यू कितना है? 2 मीटर, तो 70 न्यूटन हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से, मैंने एक बॉक्स को कितना दूर ले गया? 2 मीटर लगाया, 2 मीटर दूर डिस्प्लेस किया, कितना फोर्स लगाकर? 35 न्यूटन लगाकर हॉरिजॉन्टली। तो वर्क डन थीटा यहाँ 0 हो गया, तो W = FS हो गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, और क्वेश्चन पढ़ूंगा, लिखूंगा नहीं, क्या कि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, सिंपली लिखूंगा। ए वुमन पुशेज ए लॉन रूलर विथ ए फोर्स ऑफ 180 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 24। अब 24 का वैल्यू आपको मालूम होगा तो 37 मान लेंगे उसको। क्या है ना, एक लॉन रोलर को, ये रोलर है, इसको एक औरत खींच रही है, कितना फोर्स लगाकर? 180 न्यूटन लगाकर, और कितना एंगल है? 37 डिग्री। कितना दूर तक ले जाती है? सी पूछे द रोलर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। यहाँ से वो 50 मीटर दूर लेकर चली गई। रोलर इतना दूर चला गया, यहाँ पर चला गया। तो चलिए, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो फोर्स कितना होगा? F cos थीटा, यानी 180 cos 37 डिग्री हो गया। S कितना हो गया? 50 मीटर,
तो W बराबर क्या होगा, F cos थीटा इंटू एस। तो चलिए 180 cos थीटा और एस कितना है 50 मीटर। अब इसको करते हैं 180 cos 24 का इसका हो गया 4/5, ये 50, 15 50 10 हुआ ना, 10 चौका 40, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 2 जीरो, कितना न्यूटन फोर्स लगा। वेरी सिंपल। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन वेरी सिंपल बनाते हैं और वर्क डन निकाल लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो 9 क्लास में ही इतना पढ़ के आए हो। अब थोड़ा सा इससे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन थोड़ा कठिन होते जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। द वर्क डन in moving a 50 kg block through a horizontal distance of 10 meter by applying a force 100 Newton which makes an angle 60 with the horizontal। फिर क्या बोल रहा है ना, एक 50 kg का ब्लॉक है, क्या है 50 kg का ब्लॉक है, इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ए वर्कर डज दूसरा क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए 50 kg ब्लॉक थ्रू ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ये 10 मीटर आगे जाता है, 10 मीटर गया आगे, 10 मीटर आगे गया, कितना फोर्स लगाया 100 न्यूटन, विच मेक्स एंगल ऑफ 60 विथ हॉरिजॉन्टल। इस पर फोर्स लगाया जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 60, कितना फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, ये इतना लगाया। तो ये क्वेश्चन भी कोई कठिन नहीं है, मैं समझता हूँ जो आपको बहुत आसानी से बना लोगे। वर्क का यूनिट जूल होता है, यदि मैं दूसरा पहले गलती लिखा होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब क्या है ना, W बराबर क्या लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना हुआ 100, एस कितना हुआ 10, कॉस 60 लिखेंगे, कितना होगा 100 गुने 10 गुने 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इतना जूल हो गया। तो ये 5 हो गया, 500 जूल हो गया। सॉरी, अब पीछे में क्वेश्चन बनाया था, लगता है उसका यूनिट गलती लिखा था, आप करेक्ट कर लोगे, क्या कि वो यूनिट बढ़िया से देना होता है। जो चीज़ निकाल रहे हो उसका यूनिट बढ़िया से लिखिए, नहीं तो आपका मार्क्स आधा नंबर कट जाएगा। अब क्या है अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं और इस तरह से समझते हैं कि आपको सिंपल क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ। अब इसमें है ये मैन, वो तो हो गया 2 3, ए वर्कर डज 300 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट ए फ्रिक्शनल फोर्स रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इन पुशिंग ए बॉक्स अक्रॉस ए फ्लोर इन 3 सेकेंड। इफ द बॉक्स मूव विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड हाउ फास्ट इट इज गोइंग। अब इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बच्चों, पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 उसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि वो क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं लग रहा था। ये अब नया क्वेश्चन ले लेता हूँ। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन इतना 3i + 2j - 6k टू पोजीशन 14i + 13j + 19k इन मीटर्स। ए कांस्टेंट फोर्स 4i 2j 3k न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, कैलकुलेट वर्क डन। अब क्या है ना, पोजीशन दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब आपको IJ में दिया रहेगा तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कीजिएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है R2 फाइनल पोजीशन है माइनस R1 कर दिए तो आपको आराम से निकल जाएगा। क्यों, अब इसको समझिए। मान लेते हैं कोई बॉडी ये R1 है, ये R2 है, ये गया है A से B, तो आप लिखेंगे OAB ऐसे लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा OA + AB बराबर OB होगा। तो हमारा क्या निकालना है AB निकालना है, तो AB बराबर क्या होगा OB - OA। तो OA तो OB क्या है R2 है, OA क्या है R1 है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो R2 - R1 कर देता हूँ। तो R2 कितना है
ये है, देखिए फाइनल पोजीशन ए है, ये R2 है, ये R1 है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 14 में I वाला को I में से माइनस करेंगे, 14 में से 3 गया तो कितना हुआ, 14 - 3 11I, और 13 में से 2 निकलेगा तो कितना होगा 11J, और ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख दिया R2 - R डेल्टा R। अब J वाला को माइनस करें, ये 9 में से 6 निकलेगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 9 - 6 क्या हो जाएगा 15K, ये हो गया 9 - 6 माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स कितना हो गया 4I 2J 3K। अब हमारा वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, एफ डॉट डेल्टा R, एफ डॉट डेल्टा R। अब हम यहाँ पर कर देता हूँ, एफ का वैल्यू क्या लिखूँगा 4I 2J 3K, यहाँ पर क्या लिखूँगा 3K। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना किसका डेल्टा R का, तो क्या होगा 4I 2J, देखिए 4I 2J प्लस 3K, 4I अब 2J लिखूँगा प्लस 3K लिखूँगा। अब क्या करें, I वाला को I से प्रोडक्ट होता है मानते हैं, तो I 4 फुट 16 ख़त्म हो गया। I डॉट I क्या होता है 1 × 1 cos 0, तो 1 × 1 × 1 हो गया। J डॉट J ही रहता है, बाकी J I सब 0 हो जाता है, तो J के तो 4 हो गया। और हमारा ये क्या है डिस्प्लेसमेंट में 11I क्या लिख दिया हूँ, हमको F का वैल्यू कितना लेना था, F का वैल्यू 4I 2J 3K, ये तो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना लेना है 11I, ये तो गलत है, यहाँ गलती हो गई है तो इसको सुधारा जाए। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा 11I 11J अब प्लस 15K। एक बार देख लीजिए, ये R2 में से R1 घटाए हैं, R2 में से R1 घटाए हैं, तो 9 में से 6 गया तो 15K, ठीक है। अब क्या है ना 4 × 11 क्या होगा, I वाला को I से मल्टीप्लाई करना है तो 44, क्या कि IJ cos 90 हो जाएगा, IK cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 इसके साथ cos 90 प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा तो 0 कर देगा, तो I वाला I के साथ रहेगा, J वाला का J के साथ, 11 दूना 22, अब 15 तियाँ 45, इतना कौन सी वर्क डन निकाल रहे ना तो जूल होगा। अब चलिए 5 × 2 7 7 4 11 1, अब कैरी ले लिया 4 1 5 2 7 4 11 का 1, अब लास्ट वाला 11 का 11, इतना जूल वर्क हुआ। तो बहुत आसानी से आपने क्वेश्चन बना लिया। अब चलिए एक ठो और क्वेश्चन लेता हूँ। चलो बच्चों 2 न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे लास्ट। एक है क्वेश्चन नंबर 7, एफ दिया हुआ है आई है प्लस में ही है, चल देख लेता हूँ। आई आपको माइनस में, सॉरी आई माइनस में दिया हुआ है, और 2J + 3K। व्हाट इज द वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग द बॉडी ऑफ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। अब क्या है ना, बॉडी मूव किधर कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है जेड एक्सिस की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्स एक्सिस, और इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो फोर्स किधर लग रहा है, तो हमारा एस कितना हो गया 4K लिखूँगा। इधर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, सॉरी इधर लिख देता हूँ जेड, और इधर लिखता हूँ वाई। इधर यूनिट वेक्टर आई होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जे होता है, और इसके यूनिट वेक्टर क्या होता है के होता है। अब क्या है एस किधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, तो उसको डायरेक्शन लिख देता हूँ 4K, और फोर्स कितना लगा तो -I -2J अब +3K, तो
तो वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस एफ डॉट एस, क्या कि वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हम एफ को आई एस को, पहले एफ लिखता हूँ, माइनस आई लिख दिया, उसके बाद -2j लिखूँगा, उसके बाद +3k लिखूँगा। देखो कितना आसान है, थोड़ा सा, और एस लिखूँगा, डॉट एस 4k। तो डॉट प्रोडक्ट में के वाला को के से मल्टीप्लाई करना है, बाकी चीज़ को छोड़ देना है। तो 4 3 जा 12k, 12 न्यूटन क्या होगा, जूल हो गया। बाकी चीज़ का हमारा कोई वैल्यू नहीं हुआ। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है ना, तो जब डॉट प्रोडक्ट में आई वाला को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे साइन के साथ, और के वाला को के को, जे वाला को जे को, यही होता है। तो आप डॉट प्रोडक्ट अपना, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं हो तो मेरा एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। अब क्या है, आगे देखते हैं। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6.3 को देखिए। एक साइकिलिस्ट है, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको फ्रिक्शन क्या हो रहा है, उसके मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और 10 मीटर दूर पर जाकर साइकिल रुक जाता है। तो ये वर्क डन किसके द्वारा हुआ, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन। हम इसको जब निकालेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, लेकिन फोर्स इधर लगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एस क्या है, 10 मीटर, फोर्स कितना है, 200 न्यूटन का। तो वर्क बराबर क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा। एफ के जगह पर लिखा 200 न्यूटन, एस के जगह पर लिखा 10 मीटर, और कॉस 180 डिग्री लिखाएगा। क्यों लिखाएगा कि बॉडी जिधर मूव करे उसका उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो बीच में कितना एंगल बना, 180 डिग्री। तो हम एफ एस कॉस थीटा फार्मूला लगाएंगे, तो कॉस 180 लिखूंगा डिग्री एंगल को। तो ये कॉस 180 कितना इतना माइनस में आता है, तो 200 गुने 10 -1, तो 2000 जूल वर्क किया माइनस में, तो ये वर्क हुआ। अब पूछे जाएगा जो वर्क ने साइकिल पर कितने हैं, साइकिल ने वर्क डन बाई, तो फ्रिक्शन फोर्स जो रोड ने प्रोवाइड किया उसके द्वारा वर्क हुआ। अब पूछा जाएगा साइकिल ने रोड पर कितना काम किया, तो साइकिल जो फोर्स लगाया है, तो रोड में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, नहीं। साइकिल अपना फोर्स लगाकर रोड में कोई डिस्प्लेसमेंट किया है, फोर्स तो बराबर लगाया, लेकिन न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है जे फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कोई भी फोर्स सिंगल नहीं होता है, वो डबल में ही आता है, पेयर में ही आता है। एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन। तो साइकिल ने रोड पर फोर्स लगाया, लेकिन रोड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन बाई द साइकिल ऑन द रोड इज 0। तो आप डायरेक्ट लिख लो, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्क डन बाई द साइकिल ऑन द रोड इज 0। रोड ने फ्रिक्शन फोर्स लगा के कितना वर्क किया, वो -2 है। रोड ने साइकिल को रोकने में कितना एनर्जी खर्च, कितना वर्क किया, तो 2000 जूल। और साइकिल ने रोड पर कितना काम किया, तो 0। तो चलो, मैं समझता हूँ कि इतना वीडियो, आप इतना प्रॉब्लम आप देख लेते हो, तो लगभग आपका बोर्ड लेवल का सारा क्वेश्चन हो गया। अब कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हार्ड क्वेश्चन होगा। तो बच्चों, तब तक मैं समझता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे लाभ उठाइए। थैंक यू।